वंस अगेन वेलकम क्लास एट्थ। आज जो हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, द सर्वाइवर मतलब बचा हुआ या उत्तरजीवी, बाद वाला। ये जो स्टोरी है ये एक कैंडिडेट की है, एक व्यक्ति की है जिनका नाम है सुतोमू यामागुची, who survived the bombing of both हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो ये व्यक्ति बचे थे हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट में, उनके बारे में ये कहानी है आपके चैप्टर नंबर 13 द सर्वाइवर में। आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 द सर्वाइवर, स्टोरी ऑफ सुतोमू यामागुची। Sutomu Yaguchi survived the bombing of Hiroshima on August 6, 1945 and Nagasaki on August 9, 1945। बेटा आप लोगों को पता होगा अमेरिका के द्वारा जापान के दो सुंदर शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया गया था। जो पहला जो हमला था वो हिरोशिमा पर था, जो 6 अगस्त 1945 को किया गया था, और इसके तुरंत बाद दूसरा हमला उन्होंने दूसरे सुंदर शहर नागासाकी पर किया था, जो कि 9 अगस्त 1945 को किया था। ये एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इन दोनों हमलों के एक प्रत्यक्षदर्शी रहे, उस समय मौजूद थे वहाँ पर, और उन दोनों हमलों से ये बचे, जिनका नाम था सुतोमू यामागुची। अगस्त 6, 1945, ए डार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, सा अमेरिकन B-29 बॉम्बर द इनोला गे ड्रॉपिंग द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा सिटी। 6 अगस्त 1945 मानव सभ्यता के इतिहास में एक ब्लैक डे के रूप में अंकित है, क्योंकि इस दिन अमेरिका ने B-29 बॉम्बर द इनोला गे ये एक प्लेन का नाम था जिसके माध्यम से इन शहरों पर बम गिराए गए थे, ड्रॉपिंग द फर्स्ट एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा सिटी। और जो पहला बम गिराया गया था वो हिरोशिमा सिटी पर गिराया गया था इस प्लेन के माध्यम से। यामागुची वॉज प्रिपेयरिंग टू रिटर्न होम फ्रॉम ए बिजनेस ट्रिप, और ये उस समय की बात है जब यामागुची जो थे ये एक मैरीन इंजीनियर थे, समुद्री इंजीनियर थे, और ये वहाँ से किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और वहाँ से वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। He lived while an astounding 140,000 other people in the city died। उस शहर के, हिरोशिमा के शहर के लगभग 1,40,000 व्यक्ति ऑन स्पॉट मर जाते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार से वहाँ बच निकलने में सफल होते हैं। सम 1,40,000 व्यक्ति तो तुरंत मृतक हो जाते हैं वहाँ पे। सम इंस्टेंटली, सम सफर्ड एग्नोसिंग पेन टू डाई मंथ्स लेटर। कुछ बुरी तरह क्षत विक्षत हो जाते हैं, दर्द में, पीड़ा में महीनों गुजारते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मीनवाइल यामागुची स्पेंट ए फेटफुल नाइट इन एन एयर रेड शेल्टर, barely able to comprehend what had happened except the knowledge that he had witnessed a bomb blast unlike any used before। उसी समय ये वहाँ पर मौजूद थे, तैयारी कर रहे थे वहाँ से निकलने की, वापस आने की। हवाई मार्गों से जो युद्ध बमबारी की जा रही थी उसके प्रत्यक्षदर्शी भी रहे। किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं थी, ये अकेले विटनेस थे जो जिन्होंने उस क्षण को देखा कि किस प्रकार से ऐसे
क्षण में निकला जाए, बाहर कैसे आया जाए। ही रिटर्न होम द फॉलोइंग डे, उसी दिन इन्होंने घर वापस आने का निश्चय किया और अनफॉर्चुनेटली 180 मील्स टू द वेस्ट हिज होम वॉज नागासाकी, वहाँ से 180 मील्स की दूरी पर वेस्ट साइड में उनका घर था जो कि नागासाकी में था। द डे आफ्टर हिज अराइव नागासाकी वॉज डिवास्टेड बाय ए सेकेंड US एटॉमिक बॉम्ब ऑन अगस्त 9। और जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके पहुँचते ही नागासाकी पर भी भयानक हमला कर दिया जाता है US के द्वारा 9 अगस्त को। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं अपने नागासाकी घर पर, वो क्षेत्र भी US हमलों से नहीं बचता है और वहाँ पर भी आकर इनको सेम सिचुएशन को फेस करना होता है। दो ही सर्वाइव ट्वाइस 70,000 अदर रेजिडेंट्स ऑफ नागासाकी वर नॉट सो लकी एंड पेड विद देयर लाइफ। यद्यपि ये भाग्यशाली रहे, ये जीवित रहे 2 बार। पहली बार हिरोशिमा में ये किसी प्रकार से वहाँ से बच निकल आए और दूसरी बार जब दूसरा हमला हुआ नागासाकी पर, वहाँ भी लगभग 70,000 लोग की मृत्यु हुई। वे इतने लक्की नहीं थे जितने कि सुतोमू यामागुची, लगभग 70,000 लोगों की डेथ ऑन स्पॉट वहाँ पर हो जाती है, उन्हें अपना जीवन खोना पड़ता है। मोर देन 60 years later, the 93 years old became the first and only known survivor of both attacks to win official recognition from Japanese authorities in March 2009। अब लगभग 60 वर्षों के बाद एक 93 वर्षीय व्यक्ति सामने आते हैं जो इन दोनों हमलों से बच निकलते हैं और आधिकारिक तौर पर पहचाने जाते हैं एज ए जापानीज अथॉरिटीज़ के द्वारा मार्च 2009 को, लगभग 60 वर्षों के बाद। According to a newspaper interview Yamaguchi gave on the 16th anniversary of the end of the Pacific War, और अपने एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर को दिया था अपनी 16th एनिवर्सरी ऑफ द एंड ऑफ द पैसिफिक वार, जो प्रशांत युद्ध चल रहा था उसके अंत में, ही हैड स्पेंट द conflict designing oil tankers of Mitsubishi Heavy Industries, a wartime Zaibatsu और conglomerate whose shipyards dominated the Nagasaki skyline। जिनका मुख्य कार्य था उस समय कॉन्फ्लिक्ट डिज़ाइनिंग यानी कि संघर्ष पूर्वक डिज़ाइन करना ऑयल टैंकर्स को, फॉर मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ए वार टाइम जेबेत्सु और कॉन्ग्लोमेरेट हुज शिपयार्ड्स डोमिनेटेड द नागासाकी स्काईलाइन। और ये जो शिपयार्ड्स थे नागासाकी स्काईलाइन के लिए वहाँ से उड़ानें भरा करते थे। आफ्टर ए 3 months स्टे एट द फार्म्स यार्ड इन हिरोशिमा, यामागुची एंड हिज 2 colleagues Akira Iwanaga and Kuniyoshi Sato prepare to return to Nagasaki on August 7, 1945। 3 महीने फार्म यार्ड्स पर रहने के बाद हिरोशिमा के यामागुची और उनके 2 साथी जिनका नाम अकीरा इवानागा एंड कोइनोशी सातो था, वह तैयार होते हैं नागासाकी वापस जाने के लिए अगस्त 7, 1945 को। द डे बिफोर दे वॉक अर्ली, उससे ठीक एक दिन पहले वो जल्दी उठते हैं। कलेक्टेड देयर बिलोंगिंग्स, अपना संबंधित सारा सामान इकट्ठा करते हैं। एंड प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रेन जर्नी वेस्ट, और अपनी ट्रेन की यात्रा के लिए वेस्ट में जो उनका यात्रा थी उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। मीनवाइल यामागुची फॉरगेट हिज पर्सनल सील इन द ऑफिस एंड कम बैक। उसी समय क्या होता है, यामागुची को याद आता है कि जो उनकी पर्सनल सील थी, मोहर थी ऑफिस से संबंधित,
वो घर पर ही भूल आए हैं और इसलिए वो वापस आ जाते हैं। ही हियर द इनोला गे सर्कलिंग एबू, और उसी समय ये इनोला गे जो कि एयरक्राफ्ट था जो यूज़ किया गया था उस समय बॉम्बिंग करने के लिए, वो ऊपर आकाश में उड़ते हुए दिखाई उनको देते हैं। बट सिंस हिरोशिमा वॉज एन इम्पोर्टेंट वॉर टाइम इंडस्ट्रियल बेस, द साउंड ऑफ सर्कलिंग प्लेन्स हैड बिकम ए फैक्ट ऑफ लाइफ। और चूँकि ये जो एरिया था हिरोशिमा का एक महत्वपूर्ण वॉर टाइम इंडस्ट्रियल बेस था, वॉर के लिए, युद्ध के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था इंडस्ट्री का। द साउंड ऑफ सर्कलिंग प्लेन्स हैड बिकम ए फैक्ट ऑफ लाइफ, और इस तरह के साउंड वहाँ पर आना ये एक नॉर्मल सी घटना थी, इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं था। तो बेटे आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को यहीं तक करेंगे, एक वीडियो और लगेगा हमें इसको कंप्लीट करने के लिए। तब तक आप इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और इसके कुछ हार्ड वर्ड्स भी आप लोग छाट कर आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। आज के लिए इतना ही। ओके एंड बाय।